हेलो बच्चों, मैं हूं मीनाक्षी और गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें डिस्कस करना स्टार्ट किया था एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बक्कल कैविटी के बारे में बात की थी और बक्कल कैविटी में हमने टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि टीथ और टंग के बारे में बात की थी। आगे हम मूव करेंगे। आज हमें बात करनी है फेरिंग्स की। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फेरिंग्स। तो सबसे पहले फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, मतलब कि इस फेरिंग्स में से फूड भी पास होता है और एयर भी। कैसे होता है अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। यस, सो फेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है नेजल कैविटी की और बक्कल कैविटी की। तो ध्यान से सुनो, ये मेरा नोज है और नोज की जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ नेजल कैविटी को। देखिए, दिस इज योर नेजल कैविटी, दिस इज योर नेजल कैविटी। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रही हूँ ताकि चीज़ें मोर क्लियर हो। ओके, सो दिस इज व्हाट नेजल कैविटी, दिस इज व्हाट नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है, आपकी नोज की जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं हम, नेजल कैविटी। ओके, अब आपको पता होगा कि आप देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो कि आपकी जो नेजल कैविटी है वो दो चैम्बर्स में डिवाइड है। ये सुनो, ये वाला जो चैम्बर है ये है लेफ्ट नेजल चैम्बर और ये वाला है वो राइट नेजल चैम्बर। ये किसकी वजह से डिवाइड है, इस स्ट्रक्चर की वजह से। ये वाला जो पार्ट है ये, इसको बोला जाता है नेजल सेप्टम। तो मैं कह सकती हूँ कि नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ड्यू टू द नेजल सेप्टम। ओके, सो दिस इज नेजल सेप्टम, this is nasal septum. Okay, this is nasal septum. Okay, ठीक है। If I talk about the opening of the nasal cavity, so opening जो nasal cavity की जो opening होती है, these openings are called what, nostrils। यहाँ पर को क्या हो गए, ये दो nostrils, these two nostrils। Okay, these two are the nostrils, these two are nostril, and these two nostrils are called what, external nostrils। अब ध्यान रखना कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, तो अगर कुछ एक्सटर्नल है तो कुछ इंटरनल है, तभी हम एक्सटर्नल टर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो मैं इसको सिर्फ नोस्ट्रिल ही बोल देती, यस और नो। तो जहाँ पर आपकी नेजल कैविटी एंड होती है, यहाँ पर पीछे की साइड में, यहाँ पर भी दो नोस्ट्रिल होते हैं, एंड दीज नोस्ट्रिल्स आर कॉल्ड व्हाट, इंटरनल नोस्ट्रिल। आप इनको नियर्स भी कह सकते हैं, नोस्ट्रिल और नियर एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूँ बक्कल कैविटी की, तो नेजल कैविटी के नीचे क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है। जैसे ये नेजल कैविटी है, इसके नीचे क्या है, बक्कल कैविटी। सो दिस इज योर बक्कल कैविटी, दिस इज योर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, और बक्कल कैविटी की ओपनिंग क्या होती है, माउथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका माउथ। जैसे नेजल कैविटी की ओपनिंग क्या होती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, उसके थ्रू वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। ऐसे ही बक्कल कैविटी एनवायरनमेंट से किसके हेल्प से कनेक्टेड है, माउथ के थ्रू। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनो, जो ये बक्कल कैविटी में जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम पैलेट। जो ऊपर वाला, जिसको हम तालू भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको बोला जाता है पैलेट। ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, इसको बोला जाता है क्या, पैलेट। दिस इज व्हाट, पैलेट। ओके, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि पैलेट इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन नेजल कैविटी एंड द बक्कल कैविटी, जो आपकी नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। समझ में आती है बात, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि पीछे की कहानी क्या है। ये आपको समझ में आ गया, दीज आर द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, दिस इज द माउथ एंड इट लीड्स टू द बक्कल कैविटी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल लीड्स टू द नेजल कैविटी। ओके, अब पीछे क्या चल रहा है, देखिए ध्यान से कि ये नेजल कैविटी ऐसे ओपन होगी और बक्कल कैविटी भी ओपन होती है एक स्ट्रक्चर में, एक पार्ट में। इस पार्ट में इसको बोला जाता है फेरिंग्स, इसको बोला जाता है क्या, फेरिंग्स। बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी दोनों की दोनों पीछे की साइड से, पीछे की साइड से वो कनेक्टेड हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू, और उस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स बोल रहे हैं। समझ में आई बात, ओके। अब फेरिंग्स के बाद कहानी आती है ट्रैकिया और ईजोफेगस की। सो हमारी बॉडी में यहाँ पर आफ्टर फेरिंग्स के क्या होता है, टू पाइप्स होते हैं। एक तो ये वाला पाइप, दिस इज वन पाइप,
ठीक है। और दूसरा हो गया आपका ये वाला पाइप, 2 पाइप्स आ गए, एक तो ये वाला दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन, यस और नो, ठीक है। तो इस पाइप को हम बोलते हैं क्या, ट्रेकिया, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को हम क्या भी बोलते हैं, विंड पाइप या फिर एयर पाइप कहा जा सकता है, ठीक है। और जो ये पीछे वाला है दैट इज व्हाट, ईजोफेगस, दैट इज व्हाट, ईजोफेगस। मतलब ट्रेकिया और ईजोफेगस की लोकेशन कैसे है, ध्यान से सुनो। देखो, जो बॉडी की आगे वाली साइड होती है, ये वाली साइड होती है, इसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। जो पीछे वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, डोर्सल साइड, ओके, ठीक है। अब ट्रेकिया और ईजोफेगस दोनों के दोनों वेंट्रली लोकेटेड है, मतलब आगे की साइड है, पीछे नहीं है। समझ में आई बात? पीछे तो क्या है आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, यस और नो, नेक में, ओके, ठीक है। सो आगे की साइड दोनों की दोनों लोकेटेड है। पर ट्रैकिया और ईजोफेगस की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मान लो ये आपकी ट्रैकिया है और ये आपका क्या है, ईजोफेगस। सो ट्रैकिया ऐसे रहेगा और उसके पीछे क्या रहता है आपका, ईजोफेगस, लाइक दिस, दिस इज ईजोफेगस, ओके, लाइक दिस, ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। So trachea and esophagus both are located ventrally, no doubt, but esophagus is located behind the trachea, it is located behind the trachea, is it clear or not? ठीक है, ओके। अब बात आती है इस ट्रैकिया की। इस ट्रैकिया के ऊपर एक यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, दिस इज अ फ्लैप, दिस इज अ फ्लैप, ओके, दिस इज अ कार्टिलेज फ्लैप, कार्टिलेज का बना हुआ है ये, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये क्या करता है, एपिग्लोटिस ट्रैकिया के ओपनिंग को कवर कर लेता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर करता है। कब करता है, जब हम खाना निगल रहे हैं, when we are doing the swallowing of the food, जब हम खाने को निगल रहे हैं ना, तब ये ट्रैकिया क्या करेगा, सॉरी ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब कि क्या है चीज़, ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, तो जब आप खाना निगलने वाले हो तो खाना किस में एंटर करना चाहिए, फूड पाइप में, यस और नो, मतलब कि ईजोफेगस में, नॉट इन द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में खाना ना जाए इसलिए क्या है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट, फेरिंग्स, फेरिंग्स है, ओके, अच्छा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से क्या आएगा, नेजल कैविटी से क्या आएगा, यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, एयर, और फिर एयर किस में एंटर करेगी, ट्रैकिया में, एयर किस में एंटर करेगी, ट्रैकिया में। अगर मैं फूड के पाथवे की बात करूँ तो फूड कहाँ से आएगा, बक्कल कैविटी, यस और नो, बक्कल कैविटी, और फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, ईजोफेगस में, कहाँ पे चला जाएगा, ईजोफेगस में। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो फेरिंग्स है इसमें से आप देख सकते हो कि एयर भी आ रही है, देखो एयर, एज वेल एज फूड भी इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, यस और नो, दिस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। तो फेरिंग्स में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, एक चीज़ तो ये, and your nasal cavity and your buccal cavity from the back side they are connected with one structure, common structure, उसको हम क्या बोलते हैं, pharynx। pharynx किस में लीड करता है आगे, दो ट्यूब्स से कनेक्टेड होता है, एक तो होता है ट्रैकिया और एक होता है ईजोफेगस, ठीक है, ओके। इस ट्रैकिया की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रैकिया का जो फ्लैप है जो इसको कवर कर रहा है इसकी ओपनिंग को, उसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। ध्यान रखना, एपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर करता है, नॉट ईजोफेगस को, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है ना बेटा, अपर पार्ट, दिस पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। तो ये ढक्कन है, ये फ्लैप है, किसके ऊपर है, अबोव द ग्लोटिस ना, तो इसका नाम क्या रखा है, एपिग्लोटिस। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। सो दिस इज द फेरिंग्स, ओके। आफ्टर फेरिंग्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की, तो हमें क्या बात करनी पड़ेगी, आफ्टर फेरिंग्स के बाद हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, ईसोफेगस। अगर सेम चीज़ हम फेरिंग्स की बात फिर से करेंगे हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, फिर मैं फेरिंग्स के बाद सीधा मूव किस में कर जाऊंगी, ट्रैकिया में। पर अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस की बात करते हैं, ईसोफेगस, ईजोफेगस, ओके। पहली बात तो ईजोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फूड पाइप, क्यों, क्योंकि फूड आएगा, यस और नो, ठीक है, ओके। सपोज दिस इज योर ईजोफेगस, दिस इज योर ईजोफेगस, okay, this is your esophagus, this is complete your esophagus. So upper one third part, upper one third part
मान लो एक तो, और एक मान लो लोअर 2/3 पार्ट। सो अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ईजोफेगस, यहाँ पर क्या होती है, मसल्स होती हैं। पूरी की पूरी ईजोफेगस में मसल्स तो होंगी ही, पर अपर 1/3 पार्ट में जो मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल होती हैं। कौन सी मसल, स्केलेटल मसल होती हैं। और लोअर 1/3 पार्ट में कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, यस और नो। सो स्केलेटल मसल कैसी होती है नेचर में, वॉलेंट्री, एंड स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईजोफेगस में कौन सी मसल है, स्केलेटल भी है एज वेल एज स्मूथ। क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि इंटरनल ऑर्गन है, क्योंकि ईजोफेगस इंटरनल ऑर्गन है, विजुअल ऑर्गन है बॉडी का, तो इंटरनल ऑर्गन होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि स्मूथ मसल ही होगी पूरी की पूरी ईजोफेगस में, पर ऐसा नहीं है। अपर 1/3, ध्यान रखना, अपर 1/3 पार्ट कंटेन्स विच टाइप ऑफ मसल, स्केलेटल, एंड लोअर 1/3 सॉरी 2/3 इज कंटेनिंग व्हाट, स्मूथ मसल। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। अब ईजोफेगस को समझने के लिए मुझे एक बार ट्रैकिया की फिर से बात करनी पड़ेगी। क्या होता है कि ये आपका ट्रैकिया है, दिस इज योर ट्रैकिया, ओके। और ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोनकाई, और दीज प्राइमरी ब्रोनकाई किस में ओपन होते हैं, लंग्स में। दीज आर व्हाट, योर लंग्स, लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। और यहाँ पर बिलो द लंग्स क्या होता है, डायफ्राम, दिस इज व्हाट योर डायफ्राम, दिस इज व्हाट योर डायफ्राम। अब सुनो ध्यान से, ये ट्रैकिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, नेक से, यस और नो। तो मान लो इसको, मान लो नेक, यहाँ से ये नेक वाला पार्ट, या फिर आप यहाँ से बोल सकते हो आफ्टर फेरिंग्स, ओके। वहाँ से लेके जो डायफ्राम तक का, डायफ्राम तक का जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। बिलो द डायफ्राम, पर कहाँ तक, जहाँ से अपने हाइंड लिम्स स्टार्ट होंगे, ठीक है, हाइंड लिम्स स्टार्ट होंगे, वहाँ तक का पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, उसको क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईजोफेगस की। तो ईजोफेगस ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रैकिया है, तो ईजोफेगस इसके पीछे है, इसके पीछे है, समझ में आई बात, इसके पीछे है। पर पीछे का मतलब ये नहीं कि ये पूरी नेक में है, लास्ट में, वर्टिब्राई के पास में, नहीं नहीं नहीं, ये है तो वेंट्रली लोकेटेड, बट ट्रैकिया के कंपेयर में ये डोर्सली लोकेटेड है, ट्रैकिया के कंपेयर में। समझ में आती है बात, ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये ईजोफेगस, ये पीछे पीछे इसके आ रहा है ईजोफेगस, ईजोफेगस पीछे पीछे इसके रन कर रहा है ट्रैकिया के, ठीक है, ओके। फिर ये आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और ये किसको क्रॉस करता है, डायफ्राम को, और फिर किस में एंटर कर जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करने के बाद ये ओपन होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, स्टमक। तो ध्यान से सुनो, ईजोफेगस इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity as well as abdominal cavity. In thoracic cavity it is present behind the trachea, और ये किसको क्रॉस करेगा, डायफ्राम को क्रॉस करके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगा, और किस में ओपन होता है, स्टमक में। समझ में आई बात, ओके। द पॉइंट इज दिस डायफ्राम, कैन आई से दैट कि दिस डायफ्राम इज मेकिंग, दिस diaphragm is making what, this diaphragm is making the floor of the your thoracic cavity, बोल सकते हैं, diaphragm is making what, floor of your thoracic cavity. This is clear or not, okay. एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि जो आपके यहाँ पर जहाँ पर आपका ईजोफेगस और स्टमक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक स्फिंटर होता है, और इस स्फिंटर को हम कहते हैं क्या, गैस्ट्रो ईजोफीगल स्फिंटर, ईजोफीगल स्फिंटर। स्फिंटर क्या होता है, वाल्व की तरह होते हैं, ठीक है। सो इसको गैस्ट्रोइजोफेगल स्फिंटर क्यों कहा, पहली बात तो क्योंकि गैस्ट्रिक जो टर्म है, गैस्ट्रिक, ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड होती है, स्टमक से, ठीक है। जैसे इंटेस्टाइन के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, एंटर, ऐसे ही स्टमक के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, गैस्ट्रिक, ओके। तो ये जो स्फिंटर है ये किसके बीच में प्रेजेंट है, ईजोफेगस और स्टमक के लिए, तो इसको क्या नाम दे दिया, गैस्ट्रिक ईजोफेगल स्फिंक्टर, ओके। सबसे अच्छी बात कि ये है बाई डायरेक्शनल है,
बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि ये चीज़ों की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में भी अलाउ करेगा, बाई मतलब टू, ओके। सो इस डायरेक्शन में भी अलाउ करेगा एज वेल एज इस डायरेक्शन में भी अलाउ करेगा। मतलब ईजोफेगस से स्टमक में फूड आ भी सकता है और स्टमक से फूड ईजोफेगस में भी जा सकता है। समझ में आई बात? बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में अलाउ करता है फूड की मूवमेंट को। सो ईजोफेगस से स्टमक में कब आएगा? जब आप खाना खा रहे हैं तब। और स्टमक से ईजोफेगस में कब जाता है? ड्यूरिंग वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के टाइम पे हमारा जो भी फूड है वो बाहर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? स्टमक से। और वो क्यों आ पा रहा है? क्योंकि ये स्फिंक्टर कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। समझ में आई बात? सो दिस इज अबाउट द ईजोफेगस। ईजोफेगस के लिए कितना याद रखना है वो ध्यान से सुनो। एक तो ये फूड पाइप है। अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ईजोफेगस कंटेन्स स्केलेटल मसल, लोअर 1/3 कंटेन्स व्हाट? स्मूथ मसल। देन ईजोफेगस क्रॉसेस द डायफ्राम and enters into the abdominal cavity and opens into a bag like structure that is called what? Your stomach. It is connected with the stomach and it between stomach and the esophagus one sphincter or valve is there. That valve is known as gastroesophageal valve, or you can say sphincter, okay, and it is bidirectional. This is all about the esophagus. Now we have to discuss about what? Stomach. So let's discuss about stomach. स्टमक की बात करते हैं, ठीक है, ओके। सुनो ध्यान से। क्या है कि स्टमक है आपका, स्टमक है वो पहली बात तो एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब बात आती है कि एब्डोमिनल कैविटी में किधर है? तो एब्डोमिनल कैविटी है, मान लो ये एब्डोमिनल कैविटी आपकी पूरी की पूरी, ये आपका क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। This is what your abdominal cavity. So this is suppose your left side and this is the right side of the abdominal cavity. तो ये अब ये कौन सा हो गया? ये अपर साइड है एब्डोमिनल कैविटी की एंड दिस इज व्हाट? लोअर साइड। तो स्टमक है दैट इज लोकेटेड अपर लेफ्ट कॉर्नर। इट इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट कॉर्नर। अपर लेफ्ट कॉर्नर मतलब यहाँ पर आपका स्टमक है। इसको और भी अच्छे से बनाए तो ऐसे कि यहाँ पर ईजोफेगस आई और वो ऐसे खुल गई। समझ में आई बात? सो अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपका क्या है? स्टमक है, ओके, ठीक है। उसके बाद द सेकंड थिंग कि स्टमक में फूड कितनी देर के लिए स्टोर होता है? तो स्टमक में फूड कितनी देर के लिए स्टोर होता है? 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के लिए स्टमक में फूड स्टोर होगा। उसके बाद कहाँ मूव हो जाएगा? वो इंटेस्टाइन में मूव हो जाएगा, ठीक है, ओके। थर्ड थिंग इज स्टमक की अगर शेप देखें तो स्टमक कैसा होता है? जे शेप्ड का। इट इज़ अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। It is a J-shaped bag-like structure located in the upper left corner of the abdominal cavity. Okay, तो इसकी structure थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. So suppose this is your esophagus and this is your stomach. ठीक है, and this stomach is having how many parts? 4 parts are here. This part is called what? Fundus. This is fundus. This part is called what? Cardiac. This part is called what? Body. And this last part is called what? Pyloric. This is called what? Pyloric. ठीक है, okay. So fundus is the first part, then cardiac, then body, and then pyloric. ठीक है। अब एक चीज़ तो ऑलरेडी क्लियर किया कि यहाँ पर जो स्फिंक्टर है वो कौन सा स्फिंक्टर है? गैस्ट्रोइजोफेगल स्फिंक्टर है, ओके। और ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल है, ओके, ठीक है। अब सुनो, स्टमक किस में ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा तो ये किस पार्ट के थ्रू कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से? पाइलोरिक पार्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आगे होगी तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है। This is also one sphincter that is called what? Pyloric sphincter. Pyloric sphincter. तो pyloric sphincter किसके बीच में है? Between stomach and the small intestine. ठीक है। And gastroesophageal sphincter is present between esophagus and the gastric. Gastric term is used for what? Gastric term is used for what? Stomach. Yes or no? ठीक है। सबसे अच्छी बात कि ये pyloric sphincter है, this is unidirectional.
यूनी डायरेक्शनल, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, यूनी मीन्स वन, तो एक ही डायरेक्शन में फूड को अलाउ करता है मूवमेंट को, और वो फूड की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, स्टमक से इंटेस्टाइन। मतलब एक बार फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में चला गया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में नहीं आएगा, वापस स्टमक में नहीं आएगा। अब आपको मैं एक बहुत ही फैक्ट बताती हूँ, अच्छा सा, मतलब अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात। मान लो कि आप कहीं हिली एरियाज में ड्राइव करने जा रहे हो, ठीक है, ओके, तो वहाँ पर बहुत सारे कर्वी रोड्स होंगे, और कर्वी रोड की वजह से क्या होता है कि हमें मोशन सिकनेस होने लगती है, हमें फील होता है कि हमें वोमिटिंग आएगी, यस और नो, और वोमिटिंग होती भी है। अब सुनो ध्यान से, मान लो आपने क्या किया कि सुबह 7 बजे आपने ब्रेकफास्ट खाया, अच्छे से दबा के खाना खाया, और आपने 1 घंटे बाद ही ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी, ओके, तो ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो फूड 1 घंटे खाया, अभी खाना खाए हुए कितना टाइम हुआ है, ओनली 1 घंटा, ठीक है, तो अभी भी स्टमक में क्या है, फूड प्रेजेंट है, तो आपको मोशन सिकनेस की वजह से क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, फूड है जो खाया हुआ है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब दूसरा केस मानते हैं, दूसरा केस क्या है कि आपने सेम 7 बजे खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, पर आप ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हो दोपहर के 2 बजे या फिर 3 बजे, और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया था 7 बजे के बाद, तो 4 से 5 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, तो सारा का सारा फूड कहाँ पर एंटर कर चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, मतलब अब फूड वापस नहीं आ सकता स्टमक में, ठीक है, तो सारा का सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, आपका स्टमक क्या है, खाली। तो अगर अब आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा फील होगा कि आपका मन घबराएगा, आपको थोड़ा बेचैनी फील होगी, पर आपको वोमिटिंग में कुछ नहीं निकलेगा, आपको वोमिटिंग जैसा फील होगा, जिसे हम नोजिया बोलते हैं, ओके, तो आपको ऐसा फील होगा, पर अगर आप वोमिटिंग करने की ट्राई करोगे तो आपके वोमिटिंग में कुछ भी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपका स्टमक तो खाली है। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार फूड चला गया तो स्टमक में वापस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। दिस इज क्लियर और नॉट? Okay, now we have to discuss about the glands, or you can say cells, the cells which are present in the stomach and responsible for the secretion of many enzyme। तो ऐसी कौन कौन सी सेल है जो स्टमक में प्रेजेंट है और वो क्या सिक्रीट कर रही है, और ये सब बात करेंगे, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले इसमें आती है चीफ सेल, चीफ सेल, ओके, और चीफ सेल का ही दूसरा नाम है क्या, पैप्टिक सेल, पैप्टिक सेल, ओके, ठीक है, ओके। सो चीफ सेल और द पैप्टिक सेल, अब ये चीफ सेल और पैप्टिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट व्हाट, पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन, ओके, पैप्सिनोजन विच इज़ ए इनएक्टिव फॉर्म। पैप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, वो एक्टिव में कन्वर्ट होता है पैप्सिन में, ठीक है, वो कैसे होगा, वो डाइजेशन ऑफ फूड के ड्यूरिंग हम देखेंगे, ठीक है, ओके, पैप्सिनोजन। As well as these chief cell or peptic cell secrete what, prorenin, prorenin, renin, RENNIN, RENNIN, not RENIN, यहाँ पे स्पेलिंग में हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, दो टाइप के रेनिन होते हैं, एक होता है कौन सा, RENNIN, और एक होता है RENIN। सो ये जो डबल एन वाला है वो किससे सिक्रीट होता है, आपके स्टमक से, ठीक है, और जो एन वाला है, सिंगल एन वाला, वो किससे सिक्रीट होता है, किडनी से, ओके। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमारे स्टमक कितने होते हैं, एक, और किडनी कितनी होती है, दो, ठीक है, एक स्टमक है बट उल्टा हो रहा है, कितने रेनिन में कितने एन है, दो, और किडनी दो है, पर उससे जो रेनिन सिक्रीट हो रहा है उसमें कितने एन है, ओनली वन। समझ में आई बात, ओके। सो हियर यू कैन सी हियर 1N एंड हियर 2N, ओके, ओवरऑल तो 3 और यू नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2N और दिस N, ठीक है, ओके, ओके। सो दिस प्रोरेनिन विल बी सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल और द पैप्टिक सेल, ओके, बट ये सिर्फ और सिर्फ किस में सिक्रीट होगा, इन चाइल्ड में। एडल्ट में चीफ सेल या फिर पैप्टिक सेल है वो कोई भी प्रोरेनिन सिक्रीट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, ऐसा क्या हो गया क्यों नहीं कर रही है, और ऐसा क्या हो गया कि चाइल्ड में ही कर रही हैं, वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो चीफ सेल और द पैप्टिक सेल आर सिक्रेटिंग व्हाट, पैप्सिनोजन और द प्रोरेनिन। उसके बाद हम बात करें तो दूसरी जो सेल्स हैं, दीज आर व्हाट, पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स, और यू कैन ऑल्सो से
the ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो जो ये पैराइटल और द ऑक्जेंटिक सेल है, ये क्या सिक्रिएट कर रही है, ध्यान से सुनो। एक तो ये सिक्रिएट करती है HCl, ओके, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। उसके अलावा ये सिक्रिएट कर रही हैं आपका, एक तो HCl सिक्रिएट किया इन्होंने, और फिर सिक्रिएट कर रही हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इस इंट्रिंसिक फैक्टर की हमें एक बात जाननी है, क्या, कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट तो कहाँ से होता है, स्टमक से। इसका काम क्या है, दिस इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, इन इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, हमने जो खाना खाया उसमें जो भी विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा, पर किसकी वजह से होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सिक्रीट होता है, स्टमक से। इज इट क्लियर और नॉट, यस, ओके। सो दिस इज पैराइटल और द ऑक्जेंटिक सेल, दे आर सिक्रीटिंग व्हाट, HCl, और यू कैन से इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके, ठीक है। देन द थर्ड सेल्स आर व्हाट, म्यूकस सेल, और म्यूकस neck cell, or you can say mucus cells, and mucus cells so will be secreting what, mucus, ठीक है, mucus। so mucus क्यों secrete हुआ, क्योंकि mucus एक, इसमें एक और चीज़ होती है, म्यूकस के अलावा आपके स्टमक में बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी, ठीक है, बाइकार्बोनेट भी, उसकी मैं बाद में बात करूंगी कि ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट का काम क्या है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। डाइजेशन की जब पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे फूड की तब हम बात करेंगे, ठीक है। सो चीफ सेल और द पैप्टिक सेल आर सिक्रेटिंग व्हाट, पैप्सिनोजन और द प्रोरेनिन, और एक और चीज़ यहाँ से सिक्रीट होगी, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक मतलब कि स्टमक, द लाइपेज विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। बट ध्यान रखना कि बहुत ही कम मात्रा में, वेरी लेस, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो हमारे स्टमक में क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, चीफ सेल और पैप्टिक सेल सिक्रेट कर रही है पैप्सिनोजन और द प्रोरेनिन एंड एज वेल एज गैस्ट्रिक लाइपेज, बट इट इज वेरी 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 लेस, ओके, ठीक है। देन पैराइटल सेल और द ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेटिंग व्हाट, HCl एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। वी विल डिस्कस कि ये पैप्सिनोजन क्या काम कर रहा है, प्रोरेनिन एंड HCl ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड ओनली, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का अभी काम हमने देख लिया कि इट इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, बट कहाँ पर, इन intestine, ठीक है, ओके। एंड म्यूकस सेल आर सिक्रेटिंग व्हाट, म्यूकस, एज वेल एज इन द स्टमक बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट का काम क्या है ये भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग किया कहाँ से, फेरिंग्स से, और फेरिंग्स में हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ ए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, और वो कैसे है, वो स्ट्रक्चर से अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बात की किसकी, कि इजोफेगस की। इजोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फूड पाइप, एंड द अपर 1/3 पार्ट is containing skeletal muscle, lower 2/3 part containing what, smooth muscle, okay. Then esophagus is present behind the trachea, and it crosses the diaphragm and enters into the abdominal cavity and opens into a bag like structure that is called what, your stomach, okay. Between stomach and the esophagus one sphincter is there, that sphincter is called what, gastroesophageal sphincter, which is bidirectional. Then we started discussing about stomach. So stomach is present in the abdominal cavity, but where exact position is what, left upper left corner of the abdominal cavity. Food stores in the stomach for the 4 to 5 hours, and it is a J-shaped bag like structure, okay. 4 parts are here, fundus, cardiac, body and pyloric. Between stomach and small intestine one sphincter is there, that is pyloric, which is unidirectional. It is allowing the food movement from stomach to intestine only, not back. Backflow is not possible in this case, okay. Then we discuss the different cells of the stomach. सबसे पहले हमने बात की पैप्टिक सेल और द चीफ सेल, they are secreting what, पैप्सिनोजन, प्रोरेनिन in child only, and gastric lipase very very less. Then we discuss what, parietal or the oxyntic, they are secreting what, HCl
and what? Intrinsic factor. As well as here mucus is also present and bicarbonate. Remaining we'll discuss in the next class. Thank you.